हेलो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम 45 डेज 45 टॉपिक्स में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स इन द ब्लॉक केमिस्ट्री। जो भी पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है कुछ एक, वो हम देख रहे हैं और उनमें वो पॉइंट लाए हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो आइए बढ़ते हम। जैसे अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो रेडियस में जनरल हमें पता है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाएंगे तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। ओके। बट कुछ ग्रुप जैसे कि बोरॉन फैमिली में जब बोरॉन से हम एल्यूमिनियम जा रहे हैं तो रेडियस क्या मिला था? इंक्रीजिंग। एल्यूमिनियम टू गैलियम गए तो रेडियस क्या मिला था? डिक्रीज ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। फिर गैलियम टू इंडियम एंड इंडियम टू थैलियम रेडियस इंक्रीज मिला, बट इंडियम टू थैलियम जो है रेडियस में इंक्रीमेंट बहुत कम मिला। रीजन वही कि यहाँ पे इनके बीच में 32 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस था, और 32 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जहां मिला वहां पे 14 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते एफ में इंक्रीज होने से एफ का शील्डिंग इफेक्ट क्या था? बहुत कम। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो रेडियस क्या हुआ? डिक्रीज ड्यू टू लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन वजह से रेडियस डिक्रीज हुआ। तो जस्ट जो पास वाले जो ग्रुप जो थे वहां पे भी लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखा, जैसे कि इंडियम और थैलियम की रेडियस बहुत पास में मिलती है। तो बोरॉन फैमिली में आप याद रख सकते हो क्या? टॉप से बॉटम रेडियस इंक्रीज तो होता है, बट बोरॉन से एल्यूमिनियम इंक्रीज, एल्यूमिनियम टू गैलियम डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, बट बहुत कम इंक्रीज होगा। थ्री डी सीरीज बिग बढ़ा क्या है? पीरियड में जाएंगे तो पीरियड में जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। बट यहां ये मिला स्कैंडियम टू क्रोमियम, शुरुआत में जेड इफेक्टिव डोमिनेंट मिला शील्डिंग इफेक्ट पे, इसे रेडियस क्या मिला? डिक्रीज। आयरन कोबाल्ट निकल की रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल मिला, तो हो सकता है यहाँ पे जितना अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा था उतना ही क्या था? शील्डिंग इफेक्ट। और लास्ट वालों में कॉपर जिंक का रेडियस निकल से हाई मिला, इट मीन्स हो सकता है जेड इफेक्टिव से ज्यादा डोमिनेंट क्या मिला? शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किस में इंक्रीज हो रहे हैं? 3D में। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपेल। इस वजह से रेडियस क्या मिला? इंक्रीज। क्लियर? बट यहाँ पे मैग्नीज का सर इन दोनों से हाई क्यों मिला? तो मैग्नीज जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D5 D5 हाफ फिल्ड स्टेबल। स्टेबल होने से कई बार एलिमेंट इनर्ट हो जाता है बॉन्डिंग के लिए, तो ये बॉन्डिंग के लिए लेस रिएक्टिव था। तो बॉन्ड कम बनाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई थी और रेडियस भी इंक्रीज हो गई। किसके कंपेयर में? आयरन और क्रोमियम के कंपेयर। क्लियर? तो ये 3D सीरीज में आपको याद रखना है कि स्कैंडियम टू क्रोमियम रेडियस डिक्रीज, मैग्नीज का क्रोमियम और आयरन दोनों से हाई, आयरन कोबाल्ट निकल का ऑलमोस्ट इक्वल, एंड निकल के बाद में क्या हो गया? इंक्रीज। ओके। शुरुआत में जेड इफेक्टिव डोमिनेंट, मिडिल वालों में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल, एंड लास्ट वालों में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट जेफ से, तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज। ओके। तो टॉप टू बॉटम 3D टू 4D, 4D टू 5D, यहां हमें मिला था कि 3D टू 4D तो रेडियस इंक्रीज मिला, बट 4D और 5D की रेडियस ऑलमोस्ट क्या मिली? इक्वल। बिकॉज शायद आपको पता होगा कौन सा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक मैंने एलिमेंट लिया टाइटेनियम, एक लिया मैंने जिरकोनियम और एक मैंने लिया हैफनियम। तो हैफनियम आता है 40 पे और ये आता है 72 पे। तो 40 टू 72 कितने इंक्रीज हुए? 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 इलेक्ट्रॉन्स में से 14 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे एफ में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो एफ के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, दूर होने से उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कम, और वहां जेफ बढ़ जाएगा, जिस वजह से इनकी रेडियस ऑलमोस्ट क्या मिली थी? इक्वल, 4D और 5D की। और 3D टू 4D ग्रुप में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, तो रेडियस क्या मिली थी? इंक्रीजिंग। ओके। अब ये कहां से कहां तक लगता है? ये डी ब्लॉक में लगता है,
फोर्थ ग्रुप से ट्वेल्थ ग्रुप, फोर्थ से ट्वेल्थ। थर्ड ग्रुप जो है स्कैंडियम वाला, उसमें नहीं लगता है। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम, इनमें रेडियस इनमें रेडियस 3D to 4D इंक्रीज मिला था, 4D to 5D भी इंक्रीज मिला था। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो 21 और यह था 39 और यह था 57, तो यहाँ डिफरेंस 18 का ही मिलता है। यहाँ 32 का डिफरेंस नहीं मिला था, मतलब यहाँ पे लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं दिखाई दिया था। तो थर्ड ग्रुप में आप याद रख सकते हो, टॉप से बॉटम रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। बट ये जो है ये लगेगा फोर्थ ग्रुप से, फोर्थ से ट्वेल्थ। तो ये फोर्थ ग्रुप, ये टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम। क्लियर? तो ये रेडियस में ये आपके ऑर्डर मिले थे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शन कौन, बोरॉन फैमिली। इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक बना सकते हो, क्या, बेताल, बेताल मतलब बोरॉन और थैलियम, बेताल गया अल्लादीन के अंदर, अंदर इंडियम। तो सबसे हाई आईपी बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गया गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। वही रैंडम क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपको होता है एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में क्या मिलता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो गैलियम में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, इसलिए आईपी इंक्रीज हो गया। नीचे जाने पर भी मैंने क्या बोला था, इंडियम और थैलियम में क्या, लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखेगा। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थैलियम का आईपी भी इंक्रीज मिलता है और आईपी का ये ऑर्डर मिलेगा। ओके, फिर 3D सीरीज में जो सेकंड आईपी है वो इंपॉर्टेंट मिलता है। सेकंड आईपी में वैसे तो जनरली हम बोलते हैं लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो जो डोमिनेंट रहेगा वो डोमिनेंट क्या रहेगा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव डोमिनेंट रहेगा तो आईपी क्या हो रहा था, इंक्रीज। बट कई जगह पर कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल होता है, जैसे क्रोमियम प्लस और एमएन प्लस। तो क्रोमियम प्लस का है 3D5 हाफ फील्ड और एमएन प्लस का है 3D5 4s1। तो ये 3D5 वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा, उसको निकालना डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सेकंड आईपी क्रोमियम की हाई, और यहाँ पे भी बात वही बात, कॉपर प्लस में भी 3D10 और जिंक प्लस में होता है 3D10 4s1। तो ये मैक्सिमम स्टेबल, इसलिए सेकंड आईपी 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, कॉपर प्लस की। ओके, यहाँ तक कि जिंक से भी ज्यादा होती है। तो सेकंड आईपी का ऑर्डर लेफ्ट से राइट अगर आप देखोगे इंक्रीज हो रहा है। बस आपको बस ध्यान दो जगह याद रखना है, एक तो क्रोमियम का मैग्नीज से हाई और एक कॉपर प्लस का जिंक प्लस से हाई। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने क्या बोला अभी पीछे आपको, कि 4D और 5D के बीच कितना डिफरेंस मिलता है, 32 का। और 32 का डिफरेंस जहां मिलेगा वहां क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन। तो आईपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो जनरली 3D 4D और 5D हम अगर आ रहे हैं तो आ रहे हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में रेडियस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो आईपी डिक्रीज होना चाहिए। बट डी ब्लॉक में 4D और 5D के बीच कितना डिफरेंस मिलता है, 32 का। और 32 का डिफरेंस मिलने से वहां पे वहां पे इलेक्ट्रॉन एफ में बढ़ेंगे। एफ में बढ़ेंगे तो शील्डिंग फट क्या हो जाएगा, कम। और शील्डिंग फट कम होगा तो जैफ बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा। तो 5D वाले का 4D से आई मिलेगा। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कौन से ग्रुप से लगता है, कौन से ग्रुप से लगता है ये, 4D टू 4D का 5D से आई, ये ध्यान रखना। फोर्थ ग्रुप से ट्वेल्थ ग्रुप, फोर्थ से ट्वेल्थ, फोर्थ ग्रुप टू ट्वेल्थ ग्रुप। ये जिरकोनियम वाला कौन सा ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप ही है। टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 4D और 5D में किसका आईपीआई होगा, 5D का। क्लियर? तो ये आईपी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डेंसिटी। जनरली हम बोलते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाऊं, लेफ्ट से राइट, तो अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे
तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज, वॉल्यूम भी फिर क्या होना चाहिए, डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। और आपको पता है लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मास तो इंक्रीज ही होगा, तो मास इंक्रीज होने से भी डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो आप देख सकते हो स्कैंडियम से टाइटेनियम हाई, क्रोमियम मैग्नीज आयरन कंटिन्यूसली, बस एक बस ध्यान रखना, जिंक का कम होके क्रोमियम से भी कम होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। कॉपर और निकल का ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, एनसीईआरटी में एक वैल्यू भी दे रखा है, इन दोनों का वैल्यू दे रखा है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम होता है इरिडियम का 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन में इरिडियम नहीं हो तो ध्यान रखना ऑस्मियम भी आंसर हो सकता है, ऑस्मियम का 22.59 होता है। तो अगर ऑप्शन इरिडियम ना हो तो ध्यान रखना है, अदरवाइज मैक्सिमम किसका है, इरिडियम का। 3D सीरीज में सबसे मैक्सिमम किसका होता है, कॉपर निकल का, ऑलमोस्ट बराबर रहता है। जिंक का कम हो गया, क्रोमियम से कम भी कम हो जाता है। ये होने का रीजन आपको पता है, अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, स्कैंडियम से जिंक आएंगे तो लास्ट में यहाँ क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होता है, और रेडियस इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज होकर कितना कम हो जाएगा, क्रोमियम से भी कम हो जाएगा। ओके, तो डेंसिटी सीधा सा ध्यान रखना है, लेफ्ट से राइट गए, क्या कम हुआ, रेडियस, रेडियस कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम, और वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मास तो बढ़ेगा ही, तो मास इंक्रीज तो डेंसिटी भी इंक्रीज। इट मीन्स लेफ्ट से राइट जाने पर डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या होगा, इंक्रीज। ओके, तो इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा तो स्कैंडियम से कॉपर तक इंक्रीज हो रहा है, और जिंक का कम होके कितने से कम हो जाएगा, जिंक का कम हो गया, कितना कम हो गया, जिंक का कम हो गया क्रोमियम से भी कम हो गया। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम किसका मिलता है, इरिडियम, इरिडियम के बाद में किसका मिलता है, ऑस्मियम। ओके, ये आपको ध्यान रखना है डेंसिटी के बारे में। एक डेंसिटी के बारे में अगर आपको और पूछा जाए, गोल्ड और मर्क्यूरी में तो किसका आई होगा, गोल्ड का। मर्क्यूरी जो है लिक्विड फेज में, तो लिक्विड में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम। ओके, यहाँ पे थोड़ा इसका मास हाई रहता है, बट मास से ज्यादा डोमिनेंट फिजिकल स्टेट लिक्विड है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम, तो गोल्ड का हाई रहता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, 3D सीरीज का डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक के एलिमेंट का मेन कैरेक्टर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का कारण क्या है, कारण ये है कि इनके यहाँ 3D और 4s, 4s का एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, जिस वजह से सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन तो कौन सा है, 4s, 4s के जस्ट अंदर वाले कौन है, 3D। तो 3D के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, इस वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और ये भी करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में मतलब शेयरिंग करेंगे, तो उस वजह से चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा, और चार्ज क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे देखने को मिला है। स्कैंडियम से जिंक तक अगर हम जाते हैं, दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक तो जिंक, जिंक का ओनली Zn+2 मिला है, स्कैंडियम का +3 मिला है। स्कैंडियम का +2 मिलता है बट स्टेबल नहीं होता, बाकी सभी का आप देख सकते हो, टाइटेनियम का +2 से लेकर +4 तक, वेनेडियम का +2 से लेकर +5 तक, क्रोमियम का +1 से लेकर +6, क्योंकि क्रोमियम का आपको पता है 3D5 क्या होता है, 4s1। तो अगर ये 4s1 वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये वो एक इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये +1 शो कर सकता है, +6 तक। +6 में इसके बहुत से कंपाउंड है, क्रोमेट मिलता है, डाइक्रोमेट मिलता है, इसके अलावा CrO5 बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमियम पर ऑक्साइड,
ये भी मिलता है। ओके, तो ये आप एक इसके अलावा CrO3, ये क्रोमियम का ऐसा ऑक्साइड है जो एसिडिक होता है। मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक, तो +7 में आपको पता है मैग्नीज का कौन मिलता है इंपॉर्टेंट, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। एक +7 मिलता है Mn2O7, एक मैग्नीज का +7 में ये भी मिलता है MnO3F, लेकिन मैग्नीज का MnF7 नहीं मिलता, ये ध्यान रखना, MnF7 नहीं बनाता, बट MnO3F जो है वो बनाता है। आयरन का +2 एंड +3, आयरन का +6 भी मिलता है लेकिन स्टेबल कम होता है, टूट जाता है। आयरन का +6 में मिलता है फेरेट। कोबाल्ट का +2 +3 +4, बट स्टेबल +2 एंड +3 होता है, +4 जो है वो अनस्टेबल रहता है। निकल का +2 +3 +4, लेकिन स्टेबल कौन होता है +2। कॉपर का +1 एंड +2, एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर का +2 जो होता है, कॉपर का +2 एक्वस सॉल्यूशन में ध्यान रखना, +2 मोर स्टेबल देन +1, और जिंक का एकमात्र है +2। ओके, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने का रीजन ये होता है। पूरे अगर डी ब्लॉक की बात की जाए तो N-1D NS के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से N-1D इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। और अगर सिर्फ 3D सीरीज की बात की जाए तो 3D इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दैट्स वाई 3D series elements represent more than one type of oxidation state. Okay, वेनेडियम का +5 का कंपाउंड मिलता है V2O5, जो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक में भी मेनली क्या होता है, एसिडिक होता है। पूरे 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट, पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 मिलता है ऑस्मियम का और रुथेनियम का। ऑस्मियम का कंपाउंड होता है OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक बात और, डी ब्लॉक में ध्यान रखना, टॉप से बॉटम जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कैसे, मान लो अगर से क्रोमियम का +6 है तो उससे ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिब्डेनम +6, और उससे ज्यादा स्टेबल होगा टंगस्टन +6। टॉप से बॉटम आने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू पी ब्लॉक में अगर अपन जाते हैं 13, 14 एंड 15 में, तो टॉप से बॉटम आने पर लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस वजह से जैसे मान लो यहाँ पे लेड है तो लेड का +2 स्टेबल रहता है, जबकि अपर एलिमेंट कार्बन और सिलिकॉन का जो है, कार्बन और सिलिकॉन का +4 स्टेबल होता है, लेकिन लेड का +2 +4 से ज्यादा स्टेबल होता है। NH2 इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है, बट यहाँ पे टॉप से बॉटम +6 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ध्यान रखना है। 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिंक और स्कैंडियम। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो आप। क्या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है वैसे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल है, मेटल सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, तो अगर सॉलिड को अगर हम इतनी एनर्जी दें, एंथैल्पी दें कि वो डायरेक्ट एटॉमिक फॉर्म में चेंज हो जाए, एटॉमिक फॉर्म में, तो वो जो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की है उसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जनरली डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई रहेगी। जिसमें अनपेयर्ड कम होंगे, जैसे अनपेयर्ड कम किसमें, जिंक में, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं, तो पेयर्ड रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी सबसे मिनिमम जिंक, फिर होता है मैग्नीज, फिर स्कैंडियम, फिर कॉपर, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टाइटेनियम, और सबसे मैक्सिमम वेनेडियम। अब ये रैंडम है तो हमें याद कैसे रखना है, जाने मन सुनो,
जानेमन, जिंक, मैग्नीज, सोनोमिस, स्कैंडियम। क्यों कर रही हो फिक्र, कॉपर, क्रोमियम, आयरन, कोई नहीं, कोबाल्ट, निकल, तेरे बिना, टाइटेनियम और वेनेडियम। क्लियर? जनरली एंथैल्पी ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑर्डर 3D to 4D इंक्रीज होगा और 4D to 5D भी इंक्रीज होगा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, 3D, 4D और 5D में 5D का सबसे हाई रहता है। आपको अगर एक एग्जांपल दें, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और सबसे ज्यादा टंगस्टन। टंगस्टन का शायद आपको पता होगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई रहता है डी ब्लॉक में 3400। तो वैसे ही एटोमाइजेशन भी 3D to 4D इंक्रीज होगा, 4D to 5D भी इंक्रीज होगा। ओके, ये 3D सीरीज का ऑर्डर है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का। ये अभी हाल ही में बहुत बार आया है और आ रहा है, तो वैल्यू भी दे रखा है एनसीईआरटी में, तो उस अकॉर्डिंग ये ट्रिक बना रखी है। जाने मन सुनो, क्यों कर रही हो फिक्र, कोई नहीं है तेरे बिना। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एवरी मेटल का एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है मेटल का। उस बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये मैंने इसमें लिखा है, कोई भी मेटल का अगर आपको क्या दे रखा हो, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे जितनी भी मेटल है उनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है लिथियम का, -3.07 वोल्ट। तो लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो होता है वो होता है नॉन मेटल में F2 का, प्लस में 2.87 वोल्ट। इसलिए फ्लोरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा। तो बात यही है कि हमें अगर एसआरपी दे रखी हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम उस बेसिस पर ये बता सकते हैं कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो ये हमें 3D सीरीज में आपको M+2 से M, अगर कोई मेटल प्लस टू से जीरो में आ रहा है तो वो खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो रिडक्शन के दौरान जो पोटेंशियल है, रिडक्शनल पोटेंशियल आपको दे रखा है। ओके, रिडक्शनल पोटेंशियल आपको दे रखा है। टाइटेनियम का -1.61, वेनेडियम 1.18, क्रोमियम -0.90, मैग्नीज 1.18, आयरन -0.44, कोबाल्ट -0.28, निकल -0.25, कॉपर एकमात्र जो है वो 3D सीरीज में पॉजिटिव शो करता है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग सबसे लोवेस्ट है, सबसे लास्ट में है। ओके, तो ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मिलता है सबसे हाई टाइटेनियम, क्योंकि मैक्सिमम नेगेटिव। फिर वेनेडियम और मैग्नीज का बराबर रहता है, तो ऑलमोस्ट इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। फिर क्रोमियम -0.90, फिर जिंक का -0.76 मिलता है। उसके बाद आयरन -0.44, कोबाल्ट, निकल -0.28, 0.25, और कॉपर का मिलता है प्लस में 0.34 वोल्ट। तो सबसे लोवेस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसकी होती है, कॉपर की। हाईएस्ट किसकी होती है, टाइटेनियम की। तो ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर आपको ध्यान रखना है, जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो 3D सीरीज में सबसे अच्छा कौन है, टाइटेनियम, और सबसे लोवेस्ट कौन है, कॉपर। ओके, इन मेटल का एक M+3 से +2 भी दे रखा होता है। M+3 से +2, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक शो नहीं करता, +2 स्कैंडियम शो नहीं करता, इसके अलावा कॉपर भी +3 शो नहीं करता, निकल भी +3 शो नहीं करता। तो इन चार एलिमेंट को तो आप हटा ही दो। इसके अलावा जो बचे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, तो इनमें 6 में ध्यान रखो। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पूछे तो क्रोमियम, इसका मैक्सिमम नेगेटिव होता है -0.43 वोल्ट ऐसा होता है। और मैक्सिमम पॉजिटिव बोले तो कोबाल्ट का होता है +1.97 वोल्ट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बोले +3 से +2 में तो कोबाल्ट है, रिड्यूसिंग पूछे तो कौन है, क्रोमियम। क्लियर? ऑर्डर मिलता है,
ऑर्डर इनमें मिलता है क्रोमियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम। आप लिख लेना क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। और उसके बाद में कौन होगा? आयरन, मैग्नीज और कोबाल्ट। कोबाल्ट रिड्यूसिंग में सबसे लास्ट में आएगा, ऑक्सीडाइजिंग में सबसे पहले आएगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं उनके कलर आने का मेन रीजन क्या होता है? अगर डी ब्लॉक के डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है तो अनपेड विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा। जब लोअर से हायर में जाएगा तो वो डीडी ट्रांजिशन करेगा और डीडी ट्रांजिशन की वजह से ही उसमें क्या आता है? कलर। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कुछ एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ वो वापस इमिट करेगा, तो वो इमिशन हमें कलर की फॉर्म में दिखता है। तो एलिमेंट में क्या होना चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो होगा कलर्ड होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे जिंक में नहीं है, जिंक +2, तो कलरलेस होगा। ओके, तो ये मैंने कुछ आयंस लिखे, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, Mn+2, Fe+2, कोबाल्ट +2, निकल +2, कॉपर +2। इधर स्कैंडियम +3। अब देखो स्कैंडियम +3 में एक भी अनपेड नहीं होता, वो क्या है? कलरलेस। टाइटेनियम +3 पिंक, वेनेडियम +3 ग्रीन, क्रोमियम +3 वॉयलेट, Mn+3 वॉयलेट, Fe+3 येलो। तो ये कुछ ऐसा है। अब कलर को सर हम याद कैसे रखें? तो याद रखने के लिए आप याद रखते हो क्या? आपको ये तो याद होना चाहिए, वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। इधर भी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। तो ये मैंने कुछ +2 लिए, +3 लिए, तो इसको याद ऐसे रखते हो। एक ट्रिक बना लो, वेरी ब्यूटीफुल प्रिटी गर्ल, पिंकी गो टू बैंक। वेरी मीन्स वॉयलेट, ब्यूटीफुल मीन्स ब्लू, प्रिटी मीन्स पिंक, गर्ल ग्रीन, पिंकी पिंक, गो टू बैंक, गो टू से ग्रीन, निकल +2 का, बैंक से बी से ब्लू, कॉपर +2। ओके, और इधर +3 वाले जो है उसको याद रखो क्या? कूल प्रिटी गर्ल, विनी वेरी यंग। तो कूल से कलरलेस, प्रिटी से पिंक, टाइटेनियम +3 का, गर्ल से ग्रीन, वेनेडियम +3, विनी से वॉयलेट, क्रोमियम +3, एंड वेरी से वॉयलेट, Mn+3, और यंग से येलो, Fe+3। ये इस तरह से आप कलर जो है वो भी बता सकते हो कि इस एलिमेंट का ये कलर है। कलर का मेन रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या कई बार चार्ज ट्रांसफर भी होता है जिन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, जैसे KMnO4, K2Cr2O7, है ना, K2Cr4 क्रोमेट, उनमें चार्ज ट्रांसफरिंग की वजह से भी कलर मिलता है। यहाँ इन आयंस में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो वो डीडी ट्रांजिशन शो करेगा, और उसकी वजह से कुछ वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ एनर्जी वो इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ कलर। क्लियर? तो ये आपके सामने कुछ ट्रेंड्स थे कलर के भी, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होंगे तो वो हम लाएंगे इस सीरीज में। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ, और हमें साथ में ये भी देखना है कि इनमें क्वेश्चंस जो आए हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो वो आप अगर ये ट्रेंड्स देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, थैंक यू।